सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम बहुत तेज़ी से एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम और वर्चुअल एक्ट 2026 के नफाज के बाद क्रिप्टो मईशत को बाज़ाब्ता दायरे में लाने की कोशिशें बहुत हद तक वाज़ेह हो गई हैं। और इस डेवलपमेंट के साथ एक अहम दावा भी सामने आया है कि क्रिप्टो को कानूनी और मुनज़्ज़म करने से पाकिस्तान की रेमिटेंसेज 38 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर तक पहुँच सकती हैं। हुकूमती सतह पर भी इस सिमत में वाज़ेह हिकमत अमली सामने आ रही है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब के मुताबिक क्रिप्टो एक्सचेंजेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मरहलावार लाइसेंस दिया जाएगा। पहले मरहले में एनओसी के जरिए अकाउंट्स खोलने की इजाजत दी जाएगी और फिर बाद में मुकम्मल ऑपरेशनल लाइसेंस जारी होंगे। यह निज़ाम दरअसल एक रेगुलेटेड इनोवेशन मॉडल है, यानी हुकूमत न सिर्फ क्रिप्टो को कंट्रोल करना चाहती है बल्कि इसे इकॉनमी का हिस्सा भी बनाना चाहती है। इसमें रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, AML, KYC कवानीन और FATF की मुख्तलिफ शराइत और जवाबित भी शामिल होंगे। इससे गैर कानूनी हुंडी और इन अनकन्वेंशनल चैनल्स की हौसला शिकनी होने की तवक्को है। अब पाकिस्तान पहले ही दुनिया के बड़े क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है और एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 करोड़ कंज्यूमर्स किसी ना किसी शक्ल में क्रिप्टो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये सारा निज़ाम अब तक अनकन्वेंशनल और किसी रेगुलेशन के बगैर रहा है। अब नई पॉलिसी इसको अनकन्वेंशनल मार्केट को बाज़ाब्ता इकॉनमी में लाने की कोशिश है। अगर ये निज़ाम मौसर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है तो इसके 3 बड़े असरात फौरी सामने आ सकते हैं। पहला असर ये होगा कि रेमिटेंसेज में इजाफा होगा, क्योंकि बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम कॉस्ट और तेज़ रफ्तार मनी ट्रांसफर निज़ाम इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरा असर शफाफियत में बेहतरी है, क्योंकि तमाम ट्रांजैक्शंस रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए होंगी। और फिर तीसरा असर यह होगा कि इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, क्योंकि आलमी क्रिप्टो कंपनीज पाकिस्तान में दाखिल हो सकेंगी। इस वक्त तक पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक NOC हासिल करने वाली इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस में बाइनेंस है और हुआवे ग्लोबल शामिल हैं, जहां पाकिस्तानी क्रिप्टो एसेट होल्डर्स के ज्यादातर डिजिटल एसेट्स मौजूद हैं। अब इसके साथ ही पिछले चंद सालों में देखा यह गया है कि पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क से एक बड़ी तादाद में मुल्क में रेमिटेंसेज भेजी, जिससे मुल्क की इकॉनमी को भी एक बड़ा सहारा मिला है। एक्सपोर्ट्स के बाद ये रेमिटेंसेज ज़र मुबादला हासिल करने का दूसरा बड़ा जरिया है। और इसी हवाले से चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान की जानिब से दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस नए कानून और क्रिप्टो को कानूनी शक्ल देने से रेमिटेंसेज 38 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर पहुंच सकती हैं। उनके मुताबिक मौजूदा निज़ाम में रेमिटेंसेज पर 5 से 7% तक ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती है, जबकि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से ये कॉस्ट कम होकर तकरीबन 1% रह सकती है। अब इसका मतलब यह है कि सालाना अरबों डॉलर की बचत भी मुमकिन होगी, लेकिन चैलेंजेस इसमें अब भी मौजूद हैं। अगर रेगुलेटरी अमल सुस्त हो या कॉम्प्लिकेटेड रहा तो इनोवेशन रुक सकती है। इसी तरह ज़्यादा सख्त कवानीन छोटे प्लेयर्स को मार्केट से बाहर कर सकते हैं। इसीलिए इसमें एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी साजों के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का फ्रेमवर्क पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इसका असल जो असर है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार और क्लैरिटी पर डिपेंड करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की बिलाल बिन साकिब साहब से। जफर प्राचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट हैं एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब कल जो ये इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है तो आगे क्या कुछ होने जा रहा है क्रिप्टो के बारे में, और फिर ये जो अथॉरिटी है इस वक्त, ये आपको कितना संजीदा नजर आ रही है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब, बात यह है कि हमारी मीटिंग हुई है कल बिलाल बिन साकिब साहब से, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के होनहार बेटे हैं और उन्होंने बड़ा नाम कमाया है और उनके साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम बहुत ऊपर हुआ है। तो कल परसों हमारी मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अदर कैनी साहब से अलग हुई है और बिलाल बिन साकिब साहब से अलग हुई है। तो जहाँ तक मुझे नज़र आया, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव और बहुत ही ज़्यादा कमिटेड नज़र आए बिलाल बिन साकिब। वो कि हमारी मीटिंग अर्जेंट पे हमने उनको रिक्वेस्ट की थी और वो पेशावर थे। उन्होंने कहा जी मैं विद इन 1 आवर पहुँच जाऊँगा, और ऐसे हुआ ड्यूरिंग द मीटिंग वो पहुँच गए। और खासे विजनरी आदमी हैं यंग नौजवान, तो हमें उनसे मिल के बहुत खुशी भी हुई और बहुत उम्मीदें भी हमारी उनसे वाबस्ता हुई। पहली बात तो ये है कि अभी इब्तदाई मराइल में है पाकिस्तान बहुत शुरू के ममालिक में है जो इस चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने उनसे ये कहा कि आप हमको भी इस अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं।
क्योंकि अभी तक तो कानून ये है कि अलग से लाइसेंस लेना है क्रिप्टो का। तो हमने उनसे कहा कि हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कस्टमर मौजूद है, डेटाबेस मौजूद है, फुली कंप्लाइंट है AML, KFC, KYC और अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट बैंक, गुड कंट्रोल्स। तो हमने उनको ये कहा कि भाई आप इस वक्त पाकिस्तान में एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक 30 से 25 मिलियन लोग इससे वाबस्ता हैं और 20 से 25 अरब डॉलर का सालाना टर्नओवर है जी। और जफर साहब, ये टोटल हमारी पॉपुलेशन का 10% बनता है, जो बड़ा एक सिग्निफिकेंट फिगर है। जी देखिए, जिसको कहते हैं ना जेन जी, वो तो इससे मुकम्मल तौर पे इसके साथ मुंसलिक है। और अब जो आपकी जेन जो 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 अल्फा आ रही है, जो नई जनरेशन जो अगले 4-5 साल में 6 साल में पूरी तरह एक्टिव हो चुकी होगी, तो यकसर अब ज़माना चेंज है। पहले जनरेशन गैप होता था, अब मैं समझता हूँ 1 सदी और 2 सदी का गैप है उनका हमारा। तो खासी बड़ी तादाद इसके अंदर है। और बेसिकली जो हमारा आइडिया था और उनका सेम, कि हम चाहते हैं जो रेमिटेंसेस है, इनवर्ड रेमिटेंस, वो बजरिया क्रिप्टो आए, क्योंकि अभी जो आ रही है वो ग्रे मार्केट में जा रही है। वो जो बिक जाती है ना, वो सिस्टम में मौजूद है ना, हमारे पास डाटा है उसका ना। तो हमारे पास डाटा होना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिस्टिक्स जो है, अगर स्टैट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। और जहाँ तक आपने बात की सख्त कवानीन की, ओवर रेगुलेशन की, जो कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी है, और उस बात को जो हमारे वजीर दाखिला साहब है उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया है कि जैसे जैसे हमने दवा की मर्ज बढ़ता गया कि पिछले चंद सालों में $100 बिलियन हमारा बाहर चला गया। अगर यही हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सही रखें, दरमियाने रखें, जो हम जैसे बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे पाकिस्तानी, और इजीली इनकमिंग और आउटकमिंग यानी कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंस इजीली वहां से हो जाती है। आप अगर वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान ला सकते हैं। तो क्यों ना हम भी वन वे ना रखें, ट्रैफिक 2 वे रखें। क्योंकि हमारे यहाँ अगर $40 बिलियन आता है तो जाता है बमुश्किल 1.5 बिलियन। तो अगर हम उसको भी रोक लेंगे तो फिर हमारे मुल्क में जब हम किसी को ले जाने नहीं देंगे तो लाएगा कौन। तो अब हम जो फोकस कर रहे हैं, या बिलाल बिन साकिब साहब फोकस कर रहे हैं, या हुकूमत जो फोकस कर रही है, वो ये कह रही है इनवर्ड रेमिटेंस जो हमारी आती है और आने वाला वक्त क्रिप्टो का है तो उसके थ्रू आए। उसके अलावा हमने उनको ये कहा कि अगर इसके थ्रू आएगी तो कोई बड़ी वजह नहीं है कि आपके 40 बिलियन अगले 3-4 साल में 50 से 60 बिलियन पे चले जाएंगे, क्योंकि जितनी रेमिटेंस आती है उतनी ही ग्रे मार्केट से आती है। और ग्रे मार्केट एक्चुअली ऑफिशियल मार्केट को हमारे कवानीन ने ग्रे मार्केट बना दिया है, क्योंकि जो लोग लेके आते हैं उनको ले जाने में बड़ी दिक्कत है वापस। तो जब सब ये क्लैरिटी उनके माइंड सेट में इस वक्त मौजूद है कि इसको सिंपल करना है, इसकी पॉलिसी कोई इतना ही सिंपल होगा कि NOC लेके कोई भी कंपनी आके, कोई भी क्रिप्टो कंपनी आके पाकिस्तान में काम कर सकेगी, या कॉम्प्लिकेशंस में अभी बहरहाल मौजूद हैं और आगे भी मौजूद रहेंगी, और बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करना? देखिए, बिल्कुल उनके जहन में क्लैरिटी है और उस पर वो काम कर रहे हैं। उनको मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि जाहिर है जनरेशन गैप है, पुराने माइंडसेट के लोग बैठे हैं हमारी एज के, उनमें खौफ भी है कि कहीं हमारे जो पैसा है बाहर ना चला जाए। ठीक है। और जो बिल्कुल उसके अंदर देखिए, हर चीज़ का माइनस प्लस पॉइंट होता है। हर चीज़ में क्या अगर कोई फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो इसमें नुकसानात भी हैं, वो भी मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ कि एक तो इसमें बेनिफिशियल ओनर का नहीं पता लगता, और इस वक्त तक जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें ज़्यादातर ग्रे मार्केट या जो दूसरे पेमेंट्स हैं, चाहे वो गैम्बलिंग के हों, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के हों, चाहे वो असले की डील्स हों, वो सब इसके अंदर हो रही हैं। और इसके ऊपर कई ममालिक का कंसर्न है और हमारे पाकिस्तान का भी कंसर्न है। तो हम चाहते हैं कि वो कानून बने कि जो हमारे मुल्क की कवानीन से उसका टकराव भी ना हो और हमारे मुल्क नुकसानदेह भी ना हो। तो मैंने उनको एक जैसे स्टेट बैंक ने सैंडबॉक्स बना दिया है
दूसरा स्टेट बैंक स्टेबल कॉइन रुपीज में बनाना चाह रही है, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। अब आगे जो है कैशलेस इकोनॉमी सऊदी अरब उस पर अगले 4-5 साल में मुकम्मल कर लेगा। हमारे यहाँ भी जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो हमने उनको ये कहा कि जैसे कि हमारे यहाँ EMI आई और डिजिटल बैंकिंग आई या डिजिटल और हमने लाइसेंस दिए, वो अभी तक कामयाब नहीं है। क्यों कि जो मेन प्लेयर्स हैं, मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। उनका अभी तक हुकूमत का कहना यह है कि एक्सचेंज कंपनीज अगर डिजिटल बैंक बनाना चाहें या EMI बनाना चाहें या ये क्रिप्टो लेना चाहें तो वो अलग से एक कंपनी अलग रजिस्टर करें, NOC वगैरह जो भी तरीकाकार है उसको अडॉप्ट करें। सही। हमारा कहना यह है कि आप हमको इसके अंदर ही विंडो दे दें। क्यों कि अगर हम अलग से लेने जाएंगे तो अलग से नया सेटअप बनाएंगे, बिल्कुल। और अलग से सेटअप जब बनेगा तो जो ऑलरेडी कस्टमर हमारे पास मौजूद है, जो हमारी विंडो पे आता है और कहता है हमारी ब्रांच में कि भाई हम मुझको क्रिप्टो बेचना है या खरीदना है, सही, तो हम जब उसको मना करते हैं तो वो गुम हो जाता है ग्रे मार्केट। बिल्कुल। अच्छा ज़फर साहब, ये जो 12 से 15 अरब डॉलर का अगर इसमें रेमिटेंसेस बढ़ती हैं तो हमारी जो रेगुलर करेंसी है, पाकिस्तान की करेंसी रुपया, उस पर जो इस वक्त एक दबाव है, प्रेशर है, क्या उसके एक्सचेंज रेट में भी थोड़ा सा इससे फ़र्क पड़ेगा? यानी वो स्टेबिलिटी उसको मिलेगी या इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल होगा जी। रुपया हमारा स्ट्रेंथन होगा, हमारे रिजर्व बढ़ेंगे, दबाव कम होगा, और जो लोग अभी बैंकिंग चैनल या एक्सचेंज कंपनीज के पास आते हैं पैसा बाहर भेजने के लिए, और जो इनकमिंग है वो चला जाता है ग्रे मार्केट में, वो सारा सिस्टम में आएगा और हमारे रिजर्व बढ़ेंगे, रुपए पे दबाव कम होगा। मैंने उनको कुछ तजावीज़ दी हैं। मैं क्योंकि अब जो क्रिप्टो है उसमें 2-3 किस्म की क्रिप्टो हैं। एक तो बिल्कुल किसी भी कानून उन पर कोई लागू नहीं होता, कंपनी का जो कानून हो वो अपने लागू करता है, वो क्रिप्टो कंपनी है। एक इंटरनेशनल लॉज के तहत काम करते हैं, वो भी बहुत मुबहम और ब्रॉडर स्पेस में है और मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ कवानीन है। कहीं बिल्कुल आज़ाद है, कहीं थोड़ी बहुत रेगुलेशन है, लेकिन अगर हम ये समझें कि जो क्रिप्टो इस वक्त है वो हर किस्म की रेगुलेशन से आज़ाद है और उसकी पीछे गारंटी नहीं है कोई, रातों रात गायब भी हो जाती हैं आपके एप्स, और वॉलिडिटी बहुत है उसके अंदर, रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, 10-20% ऊपर नीचे हो जाना। तो मैंने उनको ये तजवीज़ दी है कि आप एसेट बेस पाकिस्तान में कॉइन होने चाहिए, करेंसी जो है वो किस तरह हम गोल्ड बेस कर सकते हैं। एक गोल्ड की हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रखें, वो गोल्ड कॉइन हो। सिल्वर जैसे आजकल चांदी में बहुत काम हो रहा है, एक आप कॉइन निकाल लें सिल्वर बेस, उसको उस कंपनी के पास से के 100 मिलियन 200 मिलियन डॉलर की चांदी होनी चाहिए। तीसरा, खास तौर पे जो हमारा बहुत हॉट बिजनेस है प्रॉपर्टी का, उसके बेस पे रीट के साथ मिला के हम वो टोकन निकालें, तो जिसने प्रॉपर्टी में जितनी उसके पास पैसे हैं उतना इन्वेस्ट कर ले। ठीक है, चले। अब जबरदस्त, चूंकि ज़ाहिर है आज थोड़ी सी टाइम की कमी है, अब ये बड़ी डिटेल से आपने कर दी और आने वाले दिनों में हम इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। जो गैस की कमी इस वक्त पूरे मुल्क में दरपेश है वो संगीन से संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है और इस वक्त ये आप समझें कि 50% का एक फ़र्क आ चुका है। पाकिस्तान एक बार फिर इस वक्त शदीद गैस बुरान की लपेट में आ चुका है और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड और दीगर ज़राए के मुताबिक RLNG सप्लाई तकरीबन 1200 MMCFD से कम होकर 700 MMCFD तक आ गई, यानी तकरीबन 50% की ये कमी है। अब इसके नतीजे में 600 MMCFD से ज़ायद का शॉर्टफॉल पैदा हो चुका है और ये बुरान वक्ती नहीं है बल्कि ज़ाहिर है आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। एक बड़े स्ट्रक्चरल मसले की ये निशानदेही करता है। पाकिस्तान की इकॉनमी अब बड़ी हद तक इंपोर्टेड गैस पर रिलाई कर रही है जबकि मकामी ज़खायर बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अब अंदाज़न मुल्क के असल जो 63 TCF ज़खायर में से 69% से ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं और बाकी सिर्फ 18 से 20 TCF रह गए हैं। हालिया बुरान की बड़ी वजह मशरिक़ वस्ता की कशीदगी है, ख़ासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जो रुकावटें हैं वो ये आलमी LNG सप्लाई लाइन का अहम रास्ता है जहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी फौरी तौर पर पाकिस्तान जैसे इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज़
सर्विसेज को मुतासर करती है। इसका नतीजा निकलता है कि LNG कार्गोज में ताख़ीर होती है और कमी हो जाती है, जिससे RLNG सिस्टम दबाव में आ गया है। अब ये सूरत हाल एक दिलचस्प डिफरेंस को भी जाहिर करती है। सिर्फ 1 साल पहले पाकिस्तान के पास LNG का सरप्लस था और हुकूमत ने कतर से आने वाले कई कार्गोज मौखर या रीडायरेक्ट कर दिए थे। इस फैसले के पीछे कम तलब के साथ साथ महंगी RLNG और सोलर एनर्जी की बढ़ती हुई खपत थी। लेकिन 2026 में जियोपॉलिटिकल शॉक्स ने इस पूरी हिकमत अमली को उलट कर रख दिया। एनर्जी के शोबे पर इसके फौरी तौर पर असरात वाजे हुए हैं और फिर हमने देखा कि गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स मुकम्मल कैपेसिटी पर काम नहीं कर पा रहे, जिससे बिजली की पैदावार भी मुतासिर हो रही है। और फिर इसके साथ साथ फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट सेक्टर भी इस वक्त दबाव में है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी गैस सिर्फ मखसूस औकात में दस्तयाब है और हुकूमत ने सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इकदामात शुरू किए हैं। ऑल्टरनेट फ्यूल जैसे कोयला और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। साथ ही लोकल गैस पैदावार बढ़ाने और नए ज़खायर की तलाश पर भी भरपूर तवज्जो दी जा रही है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हालिया दरियाफ्तों में शैलो टाइट गैस मंसूबों पर काम तेज़ भी किया है, लेकिन ज़ाहिर असल इशू लॉन्ग टर्म का है। पाकिस्तान में गैस की तलब मुसलसल बढ़ रही है, जबकि पैदावार हर साल तकरीबन 8 से 9% कम हो रही है। ये असल मसला है। अब इस मसले को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब, साबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम ये जो देख रहे हैं, हमारे ज़खायर बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं। जो नई डिस्कवरीज हो रही हैं वो हमारी डिमांड को नहीं पूरा कर पा रही हैं। ये कोई 69% हमारे ज़खायर डिप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये आने वाले वक्तों में अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ का सिलसिला ऐसे ही रहा, ये जंग प्रोलॉन्ग होती रही, कशीदगी जारी रही, तो ये किस जानिब जाएंगे हमारे हालात? गैस तो फिर शायद घरों में अवेलेबल ही नहीं होगी। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आप बहुत खूबसूरत हमेशा की तरह बैकग्राउंड देते हैं और बड़ा अच्छा थारोली रिसर्च करके चीज़ों को अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो गैस का इतना ज़्यादा इशू नहीं है जितना बेसिकली आपकी बैकग्राउंड से फील हुआ मुझे। अच्छा, देखिए, हाँ प्लीज़, सबसे पहले तो ये देखिए, आपने RLNG की बात की कि RLNG की सप्लाई जो है वो कम हो गई है, 1200 से कम हो के 600 या 700 आ गई है। यस, वो कम हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने अगले दिन मीडिया ने ही बहुत उसको क्रिटिसाइज़ किया चंद दिन पहले कि गवर्नमेंट ने कार्गो बड़ी हाईएस्ट प्राइस पे परचेज़ किए हैं। और किए हैं, स्पॉट परचेज़ किए है और मेरा ख्याल है किए। अब बात यह है कि लोकल गैस की प्रोडक्शन के इतने सीरियस क्राइसिस नहीं हैं और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो हमारी पाकिस्तानी कंपनीज हैं, OGDC है, मारी पेट्रोलियम है, PPL है, ये दिन रात, खासकर OGDC का मैं दोबारा एम्फेसाइज करूँगा कि दिन रात फोकस इनका यही है कि नई से नई डिस्कवरी हो, प्रोडक्शन बढ़ाए और बढ़े। इंटरेस्टिंगली, सबकी सेटिस्फेक्शन के लिए आज की डेट में जो लोकल गैस की प्रोडक्शन है वो 3000 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा है। अच्छा, और आप जो जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र कर रहे हैं इंपोर्टेड LNG की। LNG डेफिनेटली कम हुई है और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ये जो मतलब वार है उसका हुआ है और क्लोजर ऑफ स्टेट ऑफ हार्मुज का हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो मैनेजर्स हैं, जहाँ पे मैं बड़ा क्रिटिसाइज इनको करता हूँ कि ये बहुत सी चीज़ें में मिस मैनेज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट नो मैटर एट व्हाट प्राइस, इन्होंने अभी डिसीजन तो लिया है ना कार्गो इंपोर्ट करने का, इवन इफ दे आर लेस दैन द रिक्वायरमेंट। और लेस दैन रिक्वायरमेंट मतलब ये मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ विद द नंबर्स बीइंग कोटेड, टू बी ऑनेस्ट। वो इस तरह से कि आप देखें कि अगेंस्ट 24 आवर काफ़ी 2-3 सालों से गैस की सप्लाई तो आप रेडिकल है, सुबह दोपहर शाम जैसे खाने के टाइमों पे सिर्फ खोली जाती है, बाकी तो गैस सप्लाई होती नहीं है। सो जब गैस की सप्लाई नहीं होती तो इसका मतलब है डिमांड आप ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे हैं और डिमांड उसकी अकॉर्डिंगली पेपर पे कुछ और है लेकिन एक्चुअल डिमांड उसकी कम ही है। इसलिए कम है कि आपने, और दूसरी चीज़ कम करने की आपने वो जो एक बड़ी इतनी हाश प्राइसिंग या हाश टैरिफ आपने किए हैं दोनों गैस के और इलेक्ट्रिसिटी के, लोग मजबूर हुए हैं उनको कम से कम यूज़ करने में। सो इसलिए इतना ज़्यादा सीरियस गैस की सप्लाई का मसला मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नहीं है। हाँ, उसमें लोकल कंपनीज का बड़ा रोल है, पॉजिटिव रोल वो प्ले भी कर रहे हैं और गैस के हवाले से हमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सही। और जब भी जंग होती है या फिर रास्ते बंद होते हैं या फोर्स में जो सिचुएशंस क्रिएट होती है तो हाँ सप्लाईज डिसरप्ट होती हैं, बट हम अनफॉर्चुनेटली इस तरह के एक्सपीरियंसेस से
लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते नहीं है, वो एक अपनी जगह पे इशू है। तो ऐसा भी हमारे रिजर्व जो डिप्लीट हो रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और अब ये कुछ रिपोर्ट्स या अंदाजे बता रहे हैं कि अगले 15 साल में ये मुकम्मल तौर पे श्रिंक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कितनी, ये भी फिर ये कोई इस वक्त फ़िक्र वाली बात नहीं है, हम मुकम्मल तौर पर फिर डिपेंडेंट होंगे इम्पोर्टेड गैस पर, वो हमारे इम्पोर्ट बिल में भी अच्छा खासा इजाफा कर देती है। अरबाब साहब, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, और ले मैन्स क्वेश्चन, बिल्कुल ले मैन आम पब्लिक का क्वेश्चन यही है जनरली। बट एट द सेम टाइम हमें दूसरा फैक्ट ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि ये काफ़ी सालों से हमारे जो रिमेनिंग रिकवरेबल रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है। बट एट द सेम टाइम पिछले 2-3 सालों से आपने ये भी नोट किया होगा, और हम बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करते रहे हैं कि जी OGDC ने आज डिस्कवरी कर दी, हमारी ने। सो नई डिस्कवरी और नए रिजर्व जो ऐड हो रहे हैं वो भी साथ किसी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी जो डिप्लीशन रेट है उसी के मुताबिक उसको रिप्लेनिश कर रहे हैं, बट हमारी नई डिस्कवरीज भी हो रही हैं। तो हमें परेशान ज़रूर होने की ज़रूरत है, लेकिन इतना भी नहीं होने की ज़रूरत कि हम बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाएं। हमारी देखें, एनर्जी का एक बहुत अजीब सा, एक कम्प्लेक्स सा डायनामिक क्रिएट हो गया है इस वक्त, उसकी डिमांड और सप्लाई का। जो आपकी सप्लाई साइड है एट टाइम, अभी 2-3 महीने पहले मैं आप ही के साथ, आप ही के प्रोग्राम में ये आर्गू कर रहा था और ये बड़ा कंप्लेंट कर रहा था कि देखें जी गैस कंपनीज जो है ये लोड शेडिंग क्यों कर रही है, और गैस कंपनीज खुद कह रही हैं कि हमारे सिस्टम में इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि आपकी डोमेस्टिक गैस की सप्लाईज को बंद करना पड़ रहा है। अब आज की लेटेस्ट सिचुएशन मुझे नहीं पता कि क्या अभी भी कोई हमारा कोई प्रोड्यूसिंग फील्ड बंद पड़ा है या नहीं, और मोस्ट लाइकली बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी LNG की सप्लाईज कम हो गई हैं, और इसलिए डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन ऑप्टिमम आज होगी। बट एट द सेम टाइम देखिए, ये हमारी पॉलिसी की शिफ्ट बड़ी जस्ट विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होती रहती है। हमारा व्यू 2 महीने पहले ये था कि जी हमारे पास तो बहुत ज़्यादा सरप्लस गैस है, आज हमारा महीने 2 महीने के बाद ये व्यू है कि जी गैस ही नहीं है। कल हम ये भी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि हमारे जो ओवरऑल गैस के रिजर्व्स हैं वो मुल्क में कम हो रहे हैं, बट हमें अल्टरनेटिव एनर्जीज पे काम करने की ज़रूरत है। मैं अभी इस चीज़ को एडवोकेट कर रहा हूँ और बड़ी स्ट्रांग जिसको कहते हैं ना व्यू लेके कर रहा हूँ कि वी शुड एक्चुअली प्लान फॉर पाकिस्तान 2047। हमारे 100 साल जब कंप्लीट होने हैं पाकिस्तान के, उस वक्त हमारा एनर्जी का ऐसा फुल प्रूफ और ऐसा इफेक्टिव प्लान होना चाहिए कि उस वक्त हम एटलीस्ट डोमेस्टिक रिसोर्सेज यूज करके सेल्फ सस्टेनेंस पे चले जाए। तो आरिफ साहब, इसका मतलब जो हमारी ये डिस्कवरी कंपनीज हैं जो कि चाहे प्राइवेटली काम कर रही हो, गवर्नमेंट के शेल्टर में काम कर रही हो, फिर उनमें ये इनोवेशन लानी पड़ेगी, चूंकि इनकी डिस्कवरीज एज कम्पेयर टू देयर बजट वो तो बहुत छोटी छोटी सी हैं जो हमारी डिमांड के लिए भी काफ़ी नहीं है। उन बहुत छोटी डिस्कवरीज को भी बहुत बड़ा दिखाकर फिर सामने लाया जाता है, लेकिन हमारा मसला तो नहीं हल हो पा रहा है उससे भी। नहीं अरबाब साहब, ये छोटी डिस्कवरी बजट की वजह से छोटी नहीं होती। बजट तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं, मैंने अपस्ट्रीम पे बहुत टाइम गुजारा है। डिस्कवरी छोटी हो या बड़ी हो, उस पर जो है ना वो एक्सप्लोरेशन कास्ट सेम ही होती है, ड्रिलिंग कास्ट सेम होती है, इसलिए बजट का ताल्लुक उससे नहीं है। हाँ, वो हमारी लक या उसकी जियोलॉजिकल प्रॉस्पेक्टिविटी पे डिपेंड करता है बड़ी और छोटी साइज़ का। अभी रिसेंटली जो नशपा के अंदर डिस्कवरी हुई है बहुत बड़ी OGDC की, जिसमें तकरीबन 60 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पर डे या 40 मिलियन गैस और मेरा ख्याल है पता नहीं 25,000 बैरल ऑयल पर डे की डिस्कवरी हुई है। सो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, छोटी इसको नहीं। पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरा ख्याल है आज तक की बहुत बड़ी डिस्कवरी है वन वेल से, और फर्दर उसी स्ट्रक्चर में अगर वेल करेंगे तो डिस्कवरी बड़ी होगी। तो बजट का ताल्लुक इसके साथ नहीं है। एक तो इस मिथ को ज़रा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि यस, हमें अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज जिसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए हमारे कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट पे जाना चाहिए। हमें सोलर को जो जानबूझ के हम डेलिबरेटली उसको डिस्करेज कर रहे हैं, वो एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, उसको ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए। हमें सिस्टम की इंटेग्रिटी का भी प्रॉब्लम आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको एड्रेस करना चाहिए। हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम पे जाना चाहिए ताकि से कम आउटेजेस हों। सो मतलब एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्लान की ज़रूरत है। ये सिर्फ OGDC या इन कंपनीज का नहीं,
हमारा पूरा गवर्नेंस सिस्टम जो है उस सारे की सर्जिकल जो है ना वो ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, और तब जाके हम अपने आप को अलाइन कर सकेंगे 2047 ऑफ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, साबिक मेंबर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।